हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद के कार्य, जिसमें हम जानेंगे कि विधि निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि आप लोगों को भी पता है कि संसद का जो मेन कार्य है वो है विधि निर्माण करना, यानी लॉ मेकिंग, ठीक है? उसके अलावा जो संसद है, आप लोगों को पता होगा कि वो कुछ फाइनेंशियल वर्क भी करती है। जैसे मान लीजिए सरकार का जो बजट है उसको पास कराना या फिर टैक्स लगाना या फिर खर्च की अनुमति देना, ये सारे कार्य कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कार्यपालिका पर भी वो निगरानी रखती है। फिर कुछ और भी जैसे विचार विमर्श का कोई कार्य हो गया, जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करना, कोई सुझाव देना, परामर्श देना, ये सारे जो है क्या है, संसद के महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम लोग जानेंगे कि विधि निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप लोगों को स्टेप 1 जानना होगा। स्टेप 1 में क्या होता है ना कि कोई भी जो विधेयक होता है उसका प्रस्ताव पहले लाया जाता है। विधेयक मतलब होता है बिल, ठीक है? बिल का क्या होता है? प्रस्ताव लाया जाता है। और याद रखिए, ये जो बिल है वो 2 प्रकार का बिल हो सकता है। एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है प्राइवेट, ठीक है? आप लोग ये बात जानते होंगे। गवर्नमेंट बिल वो बिल होता है जो कि सरकार लाती है और प्राइवेट बिल वह होता है जो कि किसी अन्य सांसद के द्वारा लाया जाता है, ठीक है? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 के लिए हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग होता है, यानी कि पहला पाठन होता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ़ बिल का शीर्षक और उद्देश्य को पढ़ा जाता है कि बिल का क्या टाइटल है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इस पर फिर कोई बहस नहीं होता है। जब भी कोई पहला वाचन होता है उस टाइम पे कभी भी बहस नहीं होता है। बिल को बल्कि अगली प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है ना, सेकंड रीडिंग होता है। इसमें जो सेकंड रीडिंग होती है उसमें पहली बार क्या होता है कि किसी भी बिल पर विस्तार से बहस होता है और संसदीय समिति को भेजा जा सकता है जांच के लिए। इसमें बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं, मान लीजिए जैसे संशोधन के सुझाव, वो सारे सुझा दिए जाते हैं। किसमें? स्टेप 3 में। स्टेप 3 में दूसरा पाठन हो रहा है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सांसद है वो ये कह दे कि डिजिटल शिक्षा ग्रामीण इलाकों में बाद में लागू हो, पहले यह जो है वो शहरी इलाकों में लागू हो, तो क्या हो जाएगा? यह एक बेसिकली क्या है? सुझाव है। ये सारे सुझाव किस पे दिए जा रहे हैं? ये सुझाव दिए जाएंगे स्टेप 3 में। अब देखिए स्टेप 4 आएगा। स्टेप 4 में होता है तीसरा वाचन, या जिसको आप बोल सकते हैं तीसरा पाठन भी बोल सकते हैं, थर्ड रीडिंग। इसमें क्या होता है ना कि जो संशोधित बिल है जिसमें को कि सुझाया गया था कुछ अमेंडमेंट, उसमें फिर से क्या होगी? चर्चा होगी। वापस से चर्चा की जाएगी और फिर वापस से इसमें क्या होगी? वोटिंग होगी। अगर यहाँ पर वोटिंग में जो है वो बहुमत से पास हो जाता है बिल, तो वह फिर अगली सदन में भेजा जाएगा, ठीक है? जिस सदन में पास हुआ है उसके नेक्स्ट वाले सदन में उसे भेजा जाएगा। फिर उसके बाद आता है स्टेप 5। स्टेप 5 में होता है दूसरे सदन की प्रक्रिया, यानी वही प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कि यह जो है ये प्रक्रिया लोकसभा में हुई थी, ठीक है? जो मैंने बताया। तो यही 4 प्रक्रिया जो है वापस से स्टेप 5 में राज्यसभा में दोहराई जाएगी पूरा। पहला पाठन, दूसरा पाठन, तीसरा पाठन, तीनों, ठीक है? अगर दोनों सदन बिल को पास कर देते हैं, दोनों सदन, तो फिर क्या हो जाता है? इसको प्रेसिडेंट की एसेंट दिलवाई जाती है, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति दिलवाई जाती है। अगर बिल जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसे क्या कर देते हैं? मंजूर कर लेते हैं, तो फिर वह क्या बन जाता है? बिल क्या बन जाएगा उसके बाद? बताइए क्या बन जाएगा? बिल बन जाएगा एक्ट। क्या बन जाएगा? बिल। बिल बन जाएगा एक्ट। इस बात को याद रखना है। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझें तो देखिए, सबसे पहले याद रखिए जो डिजिटल शिक्षा विधेयक है, अगर संसद दोनों सदनों में पास कर दी है और राष्ट्रपति भी क्या कर दिए हैं? इसको अपना एसेंट दे दिए हैं, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा? यह डिजिटल शिक्षा अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिजिटल शिक्षा अधिनियम, ठीक है? 2025 मान लीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो संसद है वो विधि निर्माण करती है। तो मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा विधेयक की प्रस्तुति। क्या होगा? इरेज करके वापस से लिखते हैं इसको। आप लोग भी अगर नोट डाउन करें चाह सकते हैं। देखिए, विधेयक की प्रस्तुति क्या हो जाएगा? विधेयक की प्रस्तुति। विधेयक की प्रस्तुति। फिर उसके बाद होता है पहला पाठन। क्या हो जाएगा? पहला पाठन। फिर उसके बाद हो जाएगा, थर्ड वाला यहाँ लिख देते हैं, दूसरा पाठन, ठीक है? याद रखिएगा दूसरा पाठन में संशोधन सुझाया जाता है। फिर हो जाएगा हमारा ये चौथा प्रोसेस। चौथा वाले में क्या हो जाएगा?
तीसरा पाठन, 3 बार पाठन हो रहा है ना, तीसरा पाठन, तीसरा पाठन में वोटिंग होता है, यहाँ से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फिर 5वां में हो जाएगा दूसरे सदन की प्रक्रिया, क्या हो जाएगा, दूसरे सदन की प्रक्रिया, दूसरे सदन की प्रक्रिया, ओके। फिर उसके बाद हमारा 6th हो जाएगा एंड लास्ट प्रोसेस है कि प्रेसिडेंट एसेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट एसेंट यानी राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है। ये टोटल 6 प्रोसेस से होके जो है आप लोगों का विधि निर्माण का प्रक्रिया गुजरता है। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक बार थ्योरी में देख लेते हैं कि नोट्स पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वही आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए देखिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया तो फर्स्ट है कि विधि किसी भी विधेयक, विधेयक मतलब होता है बिल, मैंने बताया विधेयक मतलब होता है बिल। बिल किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, याद रखिएगा, किसी भी सदन का मतलब या तो राज्यसभा या तो लोकसभा। फिर देखिए, विधेयक जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है निजी विधेयक। जैसे मैंने बताया था, एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है प्राइवेट। याद रखिए, अगर मंत्री जो है, मंत्री या गवर्नमेंट ये अगर पेश करते हैं विधेयक को तो ये सरकारी विधेयक होता है। लेकिन मान लीजिए कि सांसद, कोई भी अन्य सांसद जो है वो विधेयक को पेश कर रहा है तो निजी विधेयक होता है, ठीक है। फिर देखिए, विधेयक का सदन में पहले क्या होगा, प्रस्तुतिकरण होगा। फिर है विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति लेनी होगी। विधेयक का विरोध, विधेयक का विरोध कैसे हो सकता है, तो सदन की शक्ति से बाहर का अगर कुछ हो सकता है विरोध, या फिर न्यायालय में लंबित कोई मामला है तो उस विधेयक में विरोध हो सकता है। पहले से ही विद्यमान कोई अन्य विधेयक है तो उसका भी विरोध किया जा सकता है। फिर देखिए, दूसरा वाचन में क्या क्या होता है। दूसरा वाचन में है विधेयक पर विचार किया जाता है। दूसरा वाचन में पहले वाले पर तो सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी चर्चा की जाती थी ना, देखिए दूसरे वाले पे हमको विचार करना है, बहस करना है, संशोधन करना है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर बेसिकली विधेयक पर विचार करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। फिर देखिए, अगर समस्याओं की बात की जाए तो आप लोगों को पता है कि कोई भी अगर बिल है तो उस पर विचार करना है तो सबसे पहले समस्या आ सकती है कि टाइम की, यानी टाइम अगर कम हो तो ठीक तरीके से विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता। उसके बाद आप अगर देखें तो जैसे लोकसभा में बहुत ज़्यादा मेंबर है, कितने मेंबर है, 545, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो संख्या ज़्यादा होने की वजह से आपस में बहुत से लोगों के मत हो सकते हैं, भिन्न भिन्न होने की वजह से जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेट हो सकता है। फिर उसके बाद देखिए, दलीय विभाजन, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि बहुत से डिफरेंट पार्टी है जिनके डिफरेंट मत होंगे, ठीक है। फिर है विशेषज्ञता का अभाव, यानी कि बहुत से लोग जो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग विशेषज्ञ हों, तो इस वजह से भी जो है वो विधेयक पर ठीक तरीके से विचार नहीं किया जाता है। आगे देखिए, समाधान क्या हो सकते हैं, तो विधेयक को संसदीय समिति को सौंपा जाता है। देखिए, प्रवर समिति क्या होती है, संयुक्त समिति क्या होती है, ये देख लीजिए। ये संसदीय समिति के अंतर्गत आता है। एक होता है प्रवर समिति और दूसरा होता है संयुक्त समिति। तो प्रवर समिति को हम बोलते हैं सेलेक्ट कमेटी, यानी जिस सदन में विधेयक लाया जाए उसी सदन में बनी सदस्यों की जो समिति होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रवर समिति। और एक होता है संयुक्त समिति जो कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लाभ देख लेते हैं क्या होगा, संसदीय समितियों की कार्यवाही गुप्त रूप से चलती है तथा इसमें दलीय विभाजन जो है वो प्रभावी नहीं होता, क्योंकि समिति में प्रत्येक दल के सदस्यों को उनकी संख्या के अनुपात में शामिल किया जाएगा। यानी कि संसदीय समिति अगर क्या करेगी, संसदीय समिति विधेयक पर विचार करेगी तो उसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें दलीय विभाजन प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो सारे दल के लोग हैं और वो भी बराबर संख्या में, बराबर अनुपात में। तो कहीं ना कहीं सबका डिसीजन क्या होगा, समान होगा, सबके मत क्या होंगे, समानुपात में होंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि समितियों के द्वारा विषय विशेष पर विचार के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली जा सकती है तथा किसी भी क्षेत्र में दौरे भी किए जा सकते हैं। याद रखिएगा, यानी कि जो समिति है उसके द्वारा किसी भी विषय विशेष पर विचार के लिए अन्य विशेषज्ञों की भी सलाह ली जा सकती है। फिर देखिए, संसदीय समिति के द्वारा किसी भी विशेषज्ञ को विधेयक पर विचार के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ये दोनों लाइन आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखिए, विधेयक को जनता के विचार के लिए परिचालित किया जाए।
फर्स्ट पॉइंट है कि जनता की सलाह की व्यवस्थित रूप में विचार के लिए प्रत्येक सदन में एक याचिका समिति होती है, जिसके द्वारा जनता की राय को व्यवस्थित करके सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, विधेयक पर खंडशः चर्चा यानी विधेयक पर तोड़-तोड़ कर क्या होगा, छोटे-छोटे भागों पर चर्चा होगा। जैसे देखिए, प्रत्येक दल को अवसर प्राप्त होगा इस पर चर्चा करने के लिए, संशोधन की शक्ति होगी, ठीक है? या तो क्या कर सकते हैं, सहमति दे सकते हैं या तो असहमति भी हो सकती है। फिर मतदान संशोधन होगा या नहीं। अब देखिए तीसरा वाचन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तीसरा वाचन क्या होता है? तीसरा वाचन में होगा कि जो भी संशोधित बिल है उस पर वापस से चर्चा किया जाएगा, ठीक है? और वापस से इसमें क्या होगी, वोटिंग होगी। यदि बहुमत पास हो गया तो फिर अगले सदन में भेजा जाएगा। देखिए, लिखा है ना, सदन से विधेयक पारित सामान्य बहुमत से मतदान। दूसरा वाचन में केवल विचार, समिति, चर्चा। अब दूसरे सदन में भेज दिए तीसरे पाठन के बाद तो दूसरे सदन की प्रक्रिया है, जो कि स्टेप 5 में मैंने पढ़ाया था। आप लोग वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है? देखिए, दूसरे सदन में उपरोक्त 3 वाचन वापस से दोहराए जाते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था शॉर्ट में, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट है कि दूसरे सदन के द्वारा विधेयक में कोई भी संशोधन किया गया तो इन्हें पुनः पहले सदन में समक्ष भेजा जाएगा और पहले सदन ने संशोधन को स्वीकार कर लिया तो विधेयक दोनों सदनों में पारित मान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले सदन में जो प्रक्रिया हुई स्टेप 4 तक कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया गया, लेकिन जब दूसरे सदन में भेजा गया तो उस विधेयक में कोई संशोधन किया गया, तो इस संशोधन को पहले क्या करना होगा, फिर से पहले सदन में भेजना होगा। और फिर पहला सदन, मान लीजिए कि पहला सदन जो था वो लोकसभा था, इसको लोकसभा वापस से स्वीकार करेगा, तभी जाके यह विधेयक क्या होगा, दोनों सदन में पारित होगा। आगे देखिए, पहले सदन के द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन हूबहू पारित कर सकता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है? अब देखिए, दोनों सदनों के बीच गतिरोध। फर्स्ट पॉइंट है कि पहले सदन के द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन पूर्णतः अस्वीकार कर दे तो क्या हो सकता है, दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो जाएगा कि मैंने पूरे विधेयक को पारित किया और तुमने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया बिना किसी संशोधन के। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। फिर देखिए, पहले सदन ने विधेयक को दूसरे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया और दूसरे सदन ने संशोधन किया, लेकिन पहला सदन उससे सहमत नहीं है, फिर भी गतिरोध होगा। फिर उसके बाद देखिए, पहले सदन के द्वारा पारित विधेयक पर 6 महीने तक दूसरा सदन यदि विचार नहीं कर रहा है, उसको ऐसे छोड़ दे रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, दोनों के बीच गतिरोध होगा। और गतिरोध के क्या परिणाम होंगे ये भी जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध के कारण विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जो भूमि अधिग्रहण के मामले में देखा भी गया था। आगे देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल नंबर 108 विधेयक पर विचार के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि किसी भी विधेयक पर विचार के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, वित्त विधेयक जो होता है उस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। फिर देखिए, दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अध्यादेश आप लोगों को पता होगा, एक शॉर्ट कानून होता है, बेसिकली कम टाइम के लिए। ये आर्टिकल नंबर 123 में इसका प्रावधान है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब हम लोग जानेंगे संसद की संयुक्त बैठक के बारे में, ठीक है? तो संसद की संयुक्त बैठक के बारे में एक चीज जानिए कि इसकी जरूरत कब पड़ती है संसद की संयुक्त बैठक की। तो याद रखिएगा कि जब कोई विधेयक, जिसे बिल कहते हैं, दोनों सदनों में पास नहीं हो पाता या फिर एक सदन उसे बहुत देर तक रोक लेती है, तब विवाद को सुलझाने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, संयुक्त बैठक आमंत्रित करते हैं। इसका प्रावधान जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 108 के तहत किया गया है, याद रखिएगा। और संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है, इसकी 3 जो स्टेट है हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, पहला हो जाएगा कि अगर कोई भी एक सदन है, अगर वो उसने बिल को पास कर दिया है लेकिन दूसरे सदन ने नहीं किया, उसने अस्वीकार कर दिया है, तब क्या हो सकता है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। या फिर मान लीजिए कि एक सदन जो है वो बिल को पास कर देता है लेकिन दूसरा सदन बिल में संशोधन करना चाहता है और उस संशोधन से जो पहला सदन है वो सहमत भी नहीं है, फिर भी क्या हो सकता है, संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। फिर उसके बाद है कि एक सदन जो है वो बिल को पास करता है लेकिन दूसरा सदन जो है वो 6 महीने तक कोई निर्णय नहीं लेता है। इस सिचुएशन में भी क्या हो सकता है, संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि किन सिचुएशन में जो है वो संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया
धन विधेयक, जिसे आप बोल सकते हैं मनी बिल, शायद ऊपर में मैंने गलती से वित्त विधेयक बता दिया होगा। मनी बिल, ठीक है? मनी बिल जिसको हम बोलते हैं धन विधेयक, और दूसरा हो जाता है संविधान संशोधन विधेयक। इन दोनों में ही क्या नहीं होता है? संयुक्त बैठक नहीं होता है, दोनों याद रखना है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो याद रखिए कि ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। इस बात को याद रखिएगा। और अगर लोकसभा अध्यक्ष मान लीजिए कि उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तब इस सिचुएशन में जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं वो करेंगे। अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि सरकार ने क्या किया है? नारी सुरक्षा विधेयक बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया है, ठीक है? नारी सुरक्षा विधेयक, इसे लोकसभा ने क्या कर दिया? पास कर दिया। राज्यसभा ने इसको क्या कर लिया? 6 महीने तक रोक लिया है, कोई फैसला नहीं लिया। तो अब क्या करेगा? जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाएंगे। इस बैठक में क्या होंगे? दोनों सदन के सभी सदस्य मिलेंगे और फिर क्या होगा? वोटिंग के ज़रिए फैसला लिया जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक के फैसले हैं इतिहास में अब तक, ये 3 बार हुए हैं, जो यहाँ तीनों लिखा भी हुआ है। इसको इरेज़ कर लेते हैं, फिर से समझते हैं। ये 3 बैठक, सबसे पहला हो जाएगा दहेज निषेध विधेयक जो 1961 में हुआ था। फिर है बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल जो कि 1978 में हुआ था। फिर है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, पोटा, ये 2002 में हुआ था। ये अभी तक वर्तमान में केवल 3 बार हुई है। तो ये आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भी रेडी हो गया कि अभी तक जो है वो महत्वपूर्ण संयुक्त बैठकें कितनी बार हुई है? तो 3 बार हुई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली संयुक्त बैठक क्या होती है, कैसे होती है। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त बैठक के विरोध में तर्क, ठीक है? क्योंकि हमको क्या करना है? किसी भी टॉपिक पर उसके सारे डायमेंशन को समझना है, चाहे उसके पक्ष में तर्क हो, विरोध में तर्क हो, दोनों को ही समझना है, ठीक है? उसके क्या प्रॉज हैं, उसके क्या कॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि संविधान में दोनों सदनों का समान महत्व है और राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व के कारण संघीय ढांचे की भी रक्षा करता है और संयुक्त बैठक द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यसभा की भूमिका उपेक्षित हो जाती है। आप लोगों को ये बात पता भी होगा कि संयुक्त बैठक के द्वारा क्या होता है? पारित विधेयकों पर राज्यसभा की जो भूमिका है वो उपेक्षित हो जाती है। क्यों हो जाती है बताइए? इसके पीछे का रीज़न मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्यों राज्यसभा की जो भूमिका है वो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए या फिर संविधान में संशोधन के लिए जनरली क्या हो जाती है? उपेक्षित हो जाती है। देखिए यहाँ पर फिर क्या लिखा है अगला पॉइंट कि लोकतांत्रिक शासन में एक सदन के कार्यों का पुनरावलोकन दूसरा सदन करता है जिससे विधेयक में विद्यमान विसंगतियां उजागर होती है। तो मान लीजिए कि जैसे लोकसभा ने क्या कर दिया है? कोई बिल को पारित कर दिया, तो फिर उसका जो पुनरावलोकन है यानी ये जो रिव्यू है वो दूसरा सदन जैसे मान लीजिए राज्यसभा करता है। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए उस बिल में कोई भी विसंगति है, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? उजागर होंगी। देखिए लिखा है राज्यसभा वरिष्ठों का सदन है जिसके अनुभव की विधि निर्माण में अत्यधिक उपयोगिता है। आप लोगों को भी पता है कि जो राज्यसभा है वो कहीं ना कहीं विषय विशेषज्ञों की जो है वो एक महत्वपूर्ण सदन है विषय विशेषज्ञों का। तो वहां पर से क्या होता है? बहुत सी ऐसी अलग अलग परामर्श हो गए, निर्णय हो गए, सुझाव हो गए, वो सामने निकल कर आते हैं। आगे देखिए निष्कर्ष में है कि लोकतांत्रिक शासन में असहमतियों व भेदभावों का समाधान राजनीतिक रूप से होना चाहिए। इसीलिए दोनों सदनों के बीच विद्यमान गतिरोध को तोड़ने के लिए राजनीतिक पहल आवश्यक है और संयुक्त बैठक एक आपवादिक विकल्प होना चाहिए। आगे देखिए संसदीय विधि का निर्माण एवं अध्यादेश। तो अध्यादेश क्या हो जाएगा? अध्यादेश जो है वो आर्टिकल नंबर 123 में है, ठीक है? अध्यादेश का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 123 में है। मैंने ये बात आप लोगों को बताया है। अध्यादेश क्या होता है अगर ये जाने तो याद रखिएगा कि जब संसद का जो सत्र है वो नहीं चल रहा होता है और देश में किसी कानून को बनाने की तुरंत में ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस सिचुएशन में राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर एक अस्थायी कानून बनाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बताओ मुझे कि अध्यादेश क्या होता है, तो आपको एक लाइन में बताना है कि अंकल अध्यादेश जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया एक अस्थायी कानून होता है जिसका प्रावधान किसमें है? भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 123 में।
ऐसे बहुत से अंकल लोग आपसे क्वेश्चन पूछते रहते होंगे ना कि बेटा आप तो कब से तैयारी कर रहे हो, आपको ये नहीं पता है, वो नहीं पता है। बहुत से लोग तो होते हैं कि आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हो लेकिन वो चाहते हैं कि आप जो है वो दुनिया का सारा एग्ज़ाम निकाल लो। क्यों? क्योंकि आपने यूपीएससी या फिर पीसीएस की तैयारी की है। ये बोल-बोल के वो लोग आपको टॉर्चर करते होंगे। ऐसे लोगों से एकदम दूर रहना है। देखिए, यहाँ पर जब आप अध्यादेश जानते हैं राष्ट्रपति का, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जो राज्यपाल का अध्यादेश होता है, उसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर 213 में है। किसमें है? आर्टिकल नंबर 213। लेकिन ये राज्य स्तर पर जो है वो अस्थायी कानून बनाते हैं। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अध्यादेश को ये तो कह दिया गया कि अस्थायी कानून होता है, लेकिन क्या इसकी कोई फिक्स समय सीमा है? तो याद रखना है कि अध्यादेश जो है वो 6 वीक्स तक क्या होता है, लीगल रहता है, यानी कि वैध रहता है। संसद दोबारा जो होती है शुरू होती है तो उसके बाद अगर उसको वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, लेकिन अगर उस समय तक संसद उसको दोबारा पास नहीं कर दी 6 वीक तक, तो फिर वह क्या हो जाएगी, स्वतः जो होती है वो समाप्त हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। याद रखिए अध्यादेश के माध्यम से नए कानून बनाया जा सकता है, पुराने कानूनों में कुछ चेंज भी किया जा सकता है, कुछ पुराने कानूनों को रद्द भी किया जा सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो बहुत बढ़ गया है, ठीक है, और संसद का सत्र जो है वो अभी नहीं चल रहा है, तो सरकार चाहती है कि तुरंत कानून बनाया जाए ताकि अपराध को रोका जा सके, लेकिन सरकार मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति को सुझाव देगी। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, ऑनलाइन धोखाधड़ी रोक अध्यादेश 2025 जारी करेंगे। अब ये अध्यादेश देश में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, जब तक संसद इसे पास या फिर अस्वीकार ना कर दे, ठीक है, 6 हफ्तों के लिए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि सरकार संसद को बाईपास करने के लिए बार बार अध्यादेश ला सकती है, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के क्या है, अपोजिट है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अध्यादेश का जो प्रयोग है वो आपातकालीन स्थिति में ही होना चाहिए। इस बात को याद रखना है। अब थोड़ा देख लेते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले लिखा है संसद का अवकाश हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, यानी संसद का सत्र न चल रहा हो। आगे देखिए यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी तात्कालिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसके लिए विधि का निर्माण आवश्यक है, तब अध्यादेश लाया जा सकता है। फिर है संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हो, एक सदन सत्र में नहीं हो तो भी लाया जा सकता है। इस बात को याद रखना है, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना है, इससे प्रीलिम्स में बहुत से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर देखिए संसद के सत्र के आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित करना आवश्यक है। देखिए लोकसभा 8 अगस्त, राज्यसभा 18 अगस्त। इस प्रकार से क्या करना होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों को क्या करना होगा, अनुमोदित करना होगा, ठीक है। अब देखिए अध्यादेश के कारण संसदीय शासन का ह्रास किस प्रकार से होता है। फर्स्ट पॉइंट है कि अध्यादेश जो है वो सीधे राष्ट्रपति के द्वारा जारी होता है, इसीलिए इसे सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाता और राष्ट्रपति के द्वारा विधि का निर्माण हो जाता है। कार्यपालिका के द्वारा विधि का निर्माण संविधान में अंतर्निहित शक्ति पृथक्करण के प्रावधानों के विरुद्ध है। इस बात को याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह क्यों शक्ति पृथक्करण के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो आप क्या कहेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि शक्ति बना मतलब जो विधि निर्माण का कार्य है वो हमने कार्यपालिका को नहीं दिया है, किसको दिया है, विधायिका को दिया है। तो अगर जो कार्यपालिका है वह भी कानून बनाने का कार्य करेगी तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन होगा। फिर देखिए अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी होता है, इसीलिए सदन में उस पर चर्चा नहीं हो पाती। विपक्षीय दल को विधेयक पर अपने विचार रखने का भी अवसर नहीं मिल पाता है और संसद की प्राथमिकता के बजाय कार्यपालिका ही मुख्य भूमिका में आ जाती है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, अध्यादेश को बार बार जारी किया जा रहा है जिससे तत्कालीन आवश्यक परिस्थिति को हल करने के बजाय संसद की उपेक्षा की जा रही है। उसके अतिरिक्त लिखा है भारत में विद्यमान नवीन प्रवृत्तियों के अनुसार दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में भी अध्यादेश का प्रयोग किया जा रहा है और इसके द्वारा दलीय हितों को पूर्ण करने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। फिर देखिए अध्यादेश एवं न्यायपालिका की भूमिका, आइए इसको भी थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं।
सबसे पहले देखिए लिखा है सामान्य विधि न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आता है, इसीलिए अध्यादेश को भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। फिर देखिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में जारी अध्यादेश जो कि आरसी कूपर केस में था, में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय है और न्यायपालिका के अनुसार बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए कोई तात्कालिक परिस्थिति विद्यमान ही नहीं थी। फिर देखिए वर्ष 1986 में बाधवावाद में जो है वो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि अध्यादेशों को बार-बार जारी करना क्या है, असंवैधानिक है। ये सारे स्टेटमेंट आप लोगों को आंसर राइटिंग में लिखना है। फिर देखिए हाल ही में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो अध्यादेश है, अध्यादेश की विधि पर्याप्त नहीं है और अध्यादेश को संक्रमणकालीन विधि कहना उचित भी नहीं है। और यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में एकरूपता का अभाव है, इसीलिए अध्यादेश का दुरुपयोग अभी तक बंद नहीं हुआ है। फिर देखिए निष्कर्ष में है कि अध्यादेश के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने में न्यायपालिका की भूमिका क्या है, संदिग्ध है यानी डाउटफुल है, परंतु उसके लिए कार्यपालिका और राजनीतिक दल उत्तरदायी है क्योंकि विपक्ष सदन के संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहा है और राष्ट्रपति अध्यादेश का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार जो सिचुएशन है वो वर्तमान में क्या नहीं हो पा रही है, सुधर नहीं पा रही है। अब देखिए संसदीय शासन एवं प्रदत्त विधान। तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत संसद जो है वो विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। ये बात मैंने 1000 बार बताया और आप सबको पता भी है। परंतु वर्तमान में विधि निर्माण का जो कार्य है वो अत्यधिक जटिल हो गया है। क्यों जटिल हो गया है? क्योंकि संसद के पास समय का अभाव है एवं विशेषज्ञता की कमी है, इसीलिए संसद विधि के केवल मुख्य प्रारूपों का ही निर्माण कर पाती है। उपनियम और शेष नियम के निर्माण का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। फिर देखिए सैद्धांतिक रूप से प्रदत्त विधान की बढ़ती प्रवृत्ति संसदीय शासन के अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा विधि का निर्माण जो है वो शक्ति पृथक्करण की मान्यता के भी विरुद्ध है, क्योंकि विधि का निर्माण का जो उत्तरदायित्व है वो संसद का है, कार्यपालिका का नहीं है। ये सारे जो तर्क है ये आपको अपने आंसर राइटिंग में लिखने हैं ताकि जो आपका आंसर हो वो बहुत ज़्यादा इनरिच हो सके। इसके अलावा देखिए लिखा है संसद के दोनों सदनों में प्रदत्त विधान संबंधी संसदीय समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निर्मित विधियों की भी बारीकी से जांच की जाने लगी है, जिससे कि संसदीय विधि के मूल मान्यताओं की अवहेलना न हो सके। अब हम लोग देखेंगे कि कार्यपालिका पर संसद का वित्तीय नियंत्रण किस प्रकार से होता है, जिसमें हम लोग बजट देखेंगे और बजट की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से पास होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।